नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हम अभी भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं और यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे 1861 का भारत परिषद अधिनियम कहिए या इसको भारत शासन अधिनियम कह लीजिए, एक ही बात है। तो यहाँ से पढ़ते हैं आगे। इस अधिनियम के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। देखिए यहाँ जो मैंने एक वर्ड लिखा है सर्वप्रथम, भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बात यह है कि भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न क्यों किया गया। तो आप शुरू से चीजें जो देख रहे हैं, हमने संवैधानिक विकास में पहले के एक्ट भी देखे। आप देख रहे हैं कि जो पहले वाले एक्ट थे उनमें भारतीयों का कोई रोल कहीं नहीं था, लेकिन अब जो है वो भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयास किया जाता है। उसका रीजन क्या है? 1857 की क्रांति जैसी पुनः कोई क्रांति ना हो जाए, पुनः ऐसी घटना ना हो। तो इसलिए भारतीयों को यह लगना चाहिए कि हमारा भी शासन के अंदर योगदान है, हमारी भी शासन में कहीं ना कहीं भागीदारी है। तो 1857 जैसी घटना क्रांति दोबारा ना हो, इस वजह से ब्रिटेन के द्वारा भारतीयों को इन्वॉल्व किया जा रहा है शासन के अंदर। हालांकि वो अभी जो कर रहे हैं वो कर केवल दिखाने के लिए रहे हैं कि क्योंकि अभी जस्ट 1857 की क्रांति हुई है, ये 1861 है, क्रांति हुए सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, 3-4 साल। तो उस जैसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए ब्रिटेन के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि अभी भी शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल के पास में ही है। ये भले ही भारतीयों को भागीदार बनाया जा रहा है, लेकिन अभी तक केवल नाम का ही दिखाने के लिए भागीदार बना रहे हैं, लेकिन एक शुरुआत यहां से हो चुकी है। अब वो भागीदार बनाने का क्या है, कैसे सिस्टम है, वो इसी 1861 के अधिनियम में हम आगे देखेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए पॉइंट आगे और हैं, तो उनमें और चीजें बताएंगे आपको। गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत के निर्माण का और नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। तो एक ये देखिएगा, जगह जगह बार बार ये प्रांत नाम आएगा, और थोड़ा सा मैं आपको ये चीज और समझा देता हूं। ये देखिएगा, ये भारत है, इधर ये पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ये भी आप भारत में ही मानिए, और ये बांग्लादेश भी पूरा भारत में ही है। तो इस प्रकार से ये पूरी भौगोलिक सीमा है भारत की, ये इस प्रकार से। क्योंकि जो बर्मा है वो 1935 में अलग किया जाएगा भारत से, तो अभी आप इसको पूरा भारत ये मानिए कि ये पूरा भारत है। अब मैंने आपको लास्ट की क्लासेज में बताया था कि इस हिंदुस्तान में जो आपको ये नजर आ रहा है, 55% भाग जो है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर अंतर्गत था, जिसे हम कहते थे ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश क्षेत्र कह लीजिए, या ब्रिटिश के अधिकार वाले भाग 55% भाग पर। और जो बाकी का 45% है उसके अंदर थी देसी रियासतें, जो कि हम 1947 तक आते आते देखेंगे कि 565 देसी रियासतें थी उस समय। तो अब ये जो 55% भाग है जहां डायरेक्ट ब्रिटिश का शासन है, वहां कोई राजा या कोई शासक बीच में नहीं है, यहां अंग्रेज खुद शासन करेंगे। तो खुद शासन कैसे करेंगे? एक तो मैंने आपको बता दिया, कौन है? गवर्नर जनरल, जिसको अब हम वाइसराय कहते हैं, गवर्नर जनरल हो गया। अब गवर्नर जनरल मान लीजिए कहाँ बैठा है? बंगाल में बैठा है। उस वक्त ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और ये इधर वाला पार्ट, ये पूरा उस वक्त बंगाली कहते थे इसको। तो एक तो पूरा सबका हो गया, ये कौन हो गया? गवर्नर जनरल। अब जो डायरेक्ट जहां ब्रिटेन का शासन है, डायरेक्ट जहां ये खुद शासन करेंगे इस 55% वाले भाग पर, तो वो कैसे शासन करेंगे? तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भारत को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 प्रेसिडेंसी में विभाजित किया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। अब जो प्रांत, अलग अलग प्रांत बनाएंगे ये, जैसे 1935 का एक्ट जब हम देखेंगे तो उस समय देखेंगे कि 11 प्रांत हो गए थे। जैसे मद्रास है, बंबई है, मध्य प्रांत है, ये बिहार हो गया, उड़ीसा है, सिंध है, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हो गया, असम हो गया, पंजाब है। तो उस वक्त पंजाब में इधर वाला पंजाब भी है, भारत वाला, और उस वक्त पाकिस्तान साइड की तरफ का जो पंजाब है, तो पूरा ये पंजाब हो गया।
ये बंगाल हो गया। इस तरह अलग अलग प्रांतों के अंदर इन्होंने विभाजित किया था ताकि ये इजीली जो है वो शासन कर पाए। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर जनरल है, एक तो उसकी थी परिषद खुद की, जिसमें जो सदस्य होते थे उसके चार, कभी तीन किए कभी चार किए। अभी इस एक्ट में देखेंगे कि उनकी संख्या बढ़ा के 5 कर दी इन्होंने। और एक मैंने आपको बताई थी विधान परिषद, जिसकी 1853 का जो चार्टर एक्ट है उसमें मैंने आपको बताया था कि एक विधान परिषद का भी निर्माण किया गया था, 12 सदस्य। ये आपको बताया था मैंने। तो वो तो सेंटर समझ लीजिए आप, केंद्र। पश्चिम बंगाल के अंदर जो ये बंगाल में गवर्नर जनरल है उसकी। अब बाकी जो प्रांत है, इन प्रांतों के अंदर भी धीरे धीरे समय के अनुसार विधान परिषदों की स्थापना की गई। वहां भी चुनाव होने लगे। और वहां जो है मुख्य रूप से ये नियुक्त जो गवर्नर जनरल किसको करते थे, एक बना देते थे गवर्नर या उप गवर्नर। जैसे गवर्नर की सहायता के लिए एक उप गवर्नर बना दिया। फिर वहां भी विधान परिषद उनकी स्थापना होने लगी। वहां भी धीरे धीरे क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, चुनाव होंगे। और 1935 का एक्ट जब आएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि 1935 के एक्ट में उस वक्त 11 प्रांत थे। और 11 प्रांतों की जो विधान परिषदें थी, विधानसभा थी, वहां चुनाव होते हैं और 11 मुख्यमंत्री उस समय बनते हैं। तो ये सब चीजें कैसे होगी, धीरे धीरे इस 1861 के माध्यम से, जब भारतीयों की भागीदारी शुरू हो गई, फिर आगे से आगे उनको धीरे धीरे जो है वो अधिकार देते रहेंगे, संख्या भी बढ़ाते रहेंगे। और इन प्रांतों के अंदर भी विधान परिषदें जो है वो बनाई जाएगी और वहां भी चुनाव वगैरह इलेक्शन होते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रांत होते थे। और बाकी क्या थी, देसी रियासतें। जैसे आप राजस्थान का एकीकरण जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी उस समय। और 3 छोटे छोटे क्या थे, ठिकाने थे। तो और एक क्या था, चीफ चीफ कमिश्नरी प्रांत, अजमेर। अजमेर मेरवाड़ा जिसको आप कहते थे, जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। तो बाकी जगह क्या थी, देसी रियासतें थी राजस्थान में, जिनसे अंग्रेज जो है वो केवल खिराज वसूल करने का काम करते थे कि हमें तो आप सालाना इतने रुपए दे दो, बाकी आप कैसे शासन करोगे कैसे नहीं करोगे वो हमें मतलब नहीं है। लेकिन जो डायरेक्ट ब्रिटिश प्रांत के अधीन शासन होता था, वहां फिर इनका ब्रिटेन का जो है पूरा सिस्टम था, गवर्नर, उप गवर्नर, वहां की विधानसभाएं, विधान परिषद। तो ये चीजें हैं। तो जब बार बार नाम आएगा प्रांत कि केंद्र के साथ साथ जो प्रांत है वहां भी विधान परिषदों की स्थापना हुई, तो केंद्र से मतलब हो जाएगा गवर्नर जनरल, और वहां जो विधान परिषद है वो। और और प्रांतों में, तो प्रांतों से मतलब है जैसे ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जो पंजाब हो गया, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत वाला जो है जैसे यूपी वाला भाग, वो संयुक्त प्रांत में रूस में आ जाएगा। सिंध हो जाएगा अलग से, असम हो जाएगा, इस प्रकार से। तो जो गवर्नर जनरल है उसको विधायी कार्यों के लिए नए प्रांत के निर्माण का और नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको नियुक्त करने का अधिकार इनको दिया गया था। तो ये चीज आप इसमें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधि वेता होना आवश्यक कर दिया गया। तो जो गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए जो कार्यकारिणी थी, तो उसके अंदर जो 5वां सदस्य अब और जोड़ा गया। हालांकि मैंने आपको बताया था एक सदस्य 4 से 3 कर दिए थे, फिर जो चौथा सदस्य है वो सलाह लेने के लिए एक विधिवेता को जोड़ा गया था, लेकिन जैसे उसको मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो लेकिन अब यहां पर 5वां सदस्य जो है उसको निश्चित रूप से कर दिया गया है कि अब 4 की जगह 5 होंगे, और 5वां निश्चित रूप से, यानी उनमें से एक मेंबर जो है वो आवश्यक रूप से विधिवेता होना जरूरी कर दिया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में, अपनी परिषद से मतलब है वो विधान परिषद, 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। ये सभी मनोनीत थे। गवर्नर जनरल जो जीजी लिखा है, यानी गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। अपनी परिषद में 6 से 12, देखिए 6 क्या है न्यूनतम और 12 है अधिकतम। तो गवर्नर जनरल ने जो विधान परिषद है, अपनी परिषद से मतलब विधान परिषद, उसमें
ये न्यूनतम 6 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्यों को अपनी तरफ से मनोनीत कर सकता था। और इनके अंदर भी आधे सदस्य जो हैं उनका गैर सरकारी होना जरूरी था, यानी कोई सरकारी सेवा के अंदर उसमें से आधे सदस्य नहीं होने चाहिए। तो ये एक्ट जो है पारित 1861 में होता है। उस समय गवर्नर जनरल यानी वाइसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। तो इस एक्ट के उपबंधों के तहत जो अधिकार मिले यहां गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल कैनिंग ने 1862 में 3 व्यक्तियों को मनोनीत किया था। इसमें कौन कौन थे आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लेना, नहीं तो कोई इतना ऐसा नहीं है, नहीं पूछा जाता। एक तो महाराजा थे, कहां के, यहाँ के पटियाला के, नरेंद्र सिंह। एक राजा थे जो इसके बनारस के, देवनारायण सिंह। और एक व्यक्ति और है सर दिनकर राव। तो महाराजा नरेंद्र सिंह, राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव, इन 3 व्यक्तियों को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये जो परिषद है, विधान परिषद, इसमें मनोनीत किया गया था, जो कि भारतीय थे, 3 भारतीयों को। अब जो सबसे पहली लाइन इस एक्ट की थी कि सर्वप्रथम भारतीयों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया, तो वो यही मतलब है कि 6 से 12 जो सदस्य मनोनीत करने का गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया, उसमें 3 भारतीयों को भी इसने शामिल अब कर लिया। तो वो 3 भारतीय मैंने आपको बता दिए, ये वो 3 भारतीय थे। लेकिन इसमें जोरदार चीज देखिएगा आप कि गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का पूर्ण अधिकार था। तो केवल नाम मात्र के लिए ही था कि हमने भारतीयों को शामिल किया है, और पूरी तरह से अधिकार किसके पास रखे गए अभी भी, गवर्नर जनरल के पास। नेक्स्ट पॉइंट आता है, लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, पहली बार, फर्स्ट टाइम। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे आज आप अलग अलग विभाग देखते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कि जैसे वित्त विभाग हो गया, गृह विभाग हो गया, रक्षा विभाग हो गया, ये सब अलग अलग विभाग हैं। और अलग अलग विभागों के अंदर अलग अलग मंत्री हैं, और उन मंत्री के अधीन जो है फिर आगे पूरा जो कार्य है, जो भी पूरा प्रशासन है, वो संचालित होता है। तो अलग अलग विभाग बनाने से क्या होता है, कार्य करने में सुविधा होती है कि वित्त से संबंधित सारा कार्य जो है वो वित्त विभाग देखेगा, गृह से संबंधित गृह विभाग देखेगा, रक्षा से संबंधित रक्षा विभाग देखेगा, कार्मिक विभाग बना दिया, पूरी तरह अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं। तो उस विभाग की शुरुआत किसने की थी भारत में, इस लॉर्ड कैनिंग के द्वारा की गई थी। इसे हम पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गवर्नर जनरल को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। तो ये कब जारी किया गया, आपात स्थिति में, इमरजेंसी में। क्योंकि एक तो देखिए जब विधि का निर्माण होगा तो नियम के अनुसार होगा, लेकिन जैसे मान लीजिए आपातकाल है और इस समय सारे में जो पूरी जो परिषद है वो नहीं बैठी हुई हो, तो फिर उस वक्त क्या होगा, कोई अचानक आपात के अंदर कोई का नियम बनाना पड़े, तब उस चीज को हम कहते हैं अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस। आज भी भारत के संविधान के अंदर आप देखिएगा कि जो राष्ट्रपति है, आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो स्टेट के अंदर आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। तो क्या मीनिंग है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और गवर्नर अध्यादेश जारी करता है? तो जैसे राष्ट्रपति की बात करें, तो जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय अचानक कोई हमें ऐसे नियम या कानून की आवश्यकता आ पड़े, तब क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है उस नियम को जो है वो एक्ट के रूप में, वो कानून ही माना जाता है और वो अध्यादेश पारित कर सकता है। तो वो आर्टिकल 23 है। और राज्य के अंदर अचानक जब विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और उस समय हमें अचानक किसी नियम या कानून की आवश्यकता पड़े सरकार को, तो गवर्नर एक ऑर्डिनेंस पास करता है जिसको अध्यादेश कहते हैं, और वो कानून सीधा बन जाता है। वो बात अलग है कि फिर वो कब जब वापस विधानसभा बैठती है तब विधानसभा के अंदर उसको पारित करना होता है, इतने दिन में करना होता है, वो बाद की बातें हैं। यहां तो मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं कि अध्यादेश होता क्या है। तो गवर्नर जनरल को यहां अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया।
वर्तमान में भारत का जो संविधान है वहां भी आप देखिए राष्ट्रपति का आर्टिकल 123 के अंतर्गत और जो राज्यपाल है उसको स्टेट के अंदर आर्टिकल 213 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। तो ये पॉइंट हो गया आपका इसमें। इसके बाद देखिएगा, मद्रास बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने और उनमें संशोधन का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम से केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत होती है। तो उस वक्त मद्रास और बंबई ये जो दो थे, यहां इनके जो थे गवर्नर, उप गवर्नर, तो यहां उनको जो है अधिकार दिया गया कि वो कानून पुनः बना सकते हैं और उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। देखिए, एक केंद्रीकरण होता है, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण क्या होता है? जहां सारी सत्ता, नियम कानून बनाने का अधिकार केवल एक ही शक्ति या संस्था के पास में हो, तब हम उसे कहते हैं केंद्रीकरण। और जब शक्ति कई लोगों के अंदर बांट दी गई हो तो उसे कहते हैं विकेंद्रीकरण। तो अब जो अलग अलग प्रांत हैं वहां भी जो है इस सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया कि वहां के जो गवर्नर हैं, विधान जैसे जैसे जो विधान परिषद है वो बनती जाएगी, तो वहां जो है वो अपने ये एक्ट वगैरह या जो भी कानून है वो बना सकते हैं। अब जैसे बंगाल है, तो बंगाल के अंदर 1862 के अंदर विधान परिषद जो है उसका गठन होता है बंगाल में। और सेंटर तो था ही था बंगाल, लेकिन अब जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली आज के टाइम में जो पार्लियामेंट भी वही है और दिल्ली के अंदर अलग से जो सरकार है, जो विधानसभा आपकी, वो भी है। तो उसी तरह से कि बंगाल में गवर्नर जनरल तो था ही था, मेन सेंटर तो था ही था, लेकिन चूंकि जो विधान परिषद वो भी थी अलग से। तो 1862 के अंदर बंगाल के अंदर स्थापना होती है विधान परिषद की। जैसे पंजाब के अंदर स्थापना होगी 1897 के अंदर विधान परिषद की। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत वाला भाग जो है, इधर पाकिस्तान साइड वाला जो है, ये उत्तर पश्चिम की तरफ का, तो 1886 में वहां विधानसभा की स्थापना होती है विधान परिषद की। तो उनको भी जो है वो कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और जैसे 1935 का एक्ट जब आपको पढ़ाऊंगा तब हम देखेंगे उस समय तक 11 प्रांत हो जाते हैं। जैसे उड़ीसा और सिंध, तो 1935 के एक्ट के तहत इन दो नए प्रांतों का भी निर्माण किया जाएगा। तो 1935 के बाद जो चुनाव होंगे वो 11 प्रांतों में होंगे जहां 11 सीएम बनेंगे। वो सब चीजें आएगी आपके। तो ये है केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम किस एक्ट के माध्यम से जो है वो विकेंद्रीकरण की नींव स्थापित होती है या विकेंद्रीकरण की नींव पड़ती है। तो 1861 का एक्ट है, इसके माध्यम से। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन जैसे बन गया कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यह आपका प्रश्न बन सकता है। या जैसे यह भी लिखा सकता है कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के जन्मदाता कौन है? तो भी लॉर्ड कैनिंग ही है, क्योंकि जब अलग अलग विभाग बनेंगे तो फिर अलग अलग विभागों का अलग अलग मंत्री बनाया जाएगा। तो हो गई अपने आप ही, जब विभाग का जन्मदाता ही लॉर्ड कैनिंग है तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता भी कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग हो गया। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार आपात स्थिति में अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार किस एक्ट के माध्यम से दिया गया? तो 1861 के माध्यम से। अब जैसे एक और बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि किस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई? किस एक्ट के माध्यम से भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत की गई? 1858, 1861 और जैसे 1892 हो गया, या फिर जैसे 1909 हो गया। तो प्रतिनिधि शासन की शुरुआत जो है वो किसके माध्यम से की गई थी? 1861 के माध्यम से।
क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही जो गवर्नर जनरल जो है, जिसको वाइसराय बना दिया था 1858 के एक्ट में, तो वो पूरी तरह से एक प्रतिनिधि के तौर पर जो है वो शासन करता है ब्रिटिश सम्राट की तरफ से। तो इसका सही हो जाएगा 1861। तो इस प्रकार से आ सकते हैं चीजें। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसमें दो तीन पॉइंट है। केंद्रीय व्यवस्थापिका के अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सुनिश्चित की गई। यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका से मतलब वही है विधान परिषद। तो जिसका मैंने आपको ऊपर एक्ट में बताया था कि जो गवर्नर जनरल है उसको न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार था। अब उस संख्या को न्यूनतम 10 कर दिया गया कि कम से कम 10 सदस्य तो मनोनीत होने ही चाहिए और अधिक से अधिक वो 16 मनोनीत कर सकता है। इसके साथ ही जो प्रांतीय विधान परिषद है वहां भी जो है ये इनको सदस्य जो संख्या है वो बढ़ाएगी मनोनीत करने की। यानी प्रांतीय विधान परिषदों में भी संख्या कौन बढ़ाएगा? वहां जो गवर्नर होंगे, क्योंकि हम ऊपर के एक्ट में देख चुके हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका है। तो अलग अलग जो प्रांत है वहां की विधान परिषदों में उनको भी अधिकार है, वहां जो वहां का गवर्नर होगा कि वो मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता है। ये मैंने जिस पॉइंट के सामने इंपोर्टेंट लिखा है मतलब वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए निर्वाचन पद्धति यहां कोई प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं किया जा रहा है जनता के द्वारा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जा रहा है। किसका? कि जो गैर सरकारी सदस्य हैं, ये जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं, तो यहां जो गैर सरकारी सदस्यों का जिनको नियुक्त किया जाएगा मनोनीत किया जाएगा, तो अ, अप्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव किया जाएगा कुछ सदस्यों का। वो करेगा कौन? नगर पालिका हो गया, जिला बोर्ड है, वाणिज्य मंडल है, विश्वविद्यालय है, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से जो गैर सरकारी सदस्य हैं उनका चुनाव करके और वहां आगे भेजा जाएगा प्रांतीय विधान परिषदों में। तो इस रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो निर्वाचन शुरू हो जाता है। कहां? इस एक्ट के माध्यम से 1892। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये जैसे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने कि गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया। अब जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति आएगा आपके सिलेबस में, तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। यानी जो सीधा जनता है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो आगे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो हम उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो उसकी शुरुआत हो जाती है यहां पे। भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछ सकते हो, बहस भी कर सकते हो एक हद तक, लेकिन मतदान करने का राइट अभी भी भारतीयों को नहीं है। तो ये 1892 का आपका एक्ट हो गया। इसके बाद में देखिए बहुत महत्वपूर्ण आता है 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है। भारत परिषद अधिनियम 1909 कहिए या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहिए, आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए 1909, 19 और 35 ये तीनों एक्ट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो कौन है? मार्ले तो है उस वक्त भारत सचिव, ये कहां बैठा है? ब्रिटेन में बैठा है। और मिंटो जो है वो कौन है? वाइसराय यानी गवर्नर जनरल, और ये कहां बैठा है? भारत में। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या है इसमें? सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया था। अब देखिए एक बात ये देखिएगा कि ये एक्ट लेकर के क्यों आए थे। अंग्रेजों के द्वारा ये एक्ट लेकर के आया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा यहाँ ये पारित करके 1909 का एक्ट भेजा गया था। उसका रीजन क्या था? जैसे पहला रीजन तो ये था कि 1892 के एक्ट में जो भी दोष रहे, जो यानी पहले के एक्ट में हर एक्ट में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, कि जो 1892 का एक्ट है उसमें जो भी कमियां थी उनको दूर करना। और इसके अलावा आप जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है अभी, ये भारत में उग्र राष्ट्रवाद का जो समय है वो चल रहा है।
एक से बढ़कर एक युवा जो क्रांतिकारी हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो इस उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को सामना करने के लिए इसको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए। तो इनके दिमाग में ये पॉलिसी थी कि सांप्रदायिकता को भड़काया जाए, सांप्रदायिकता के आधार पर इनको बांटा जाए, सांप्रदायिकता के आधार पर इनको भड़काया जाए, धर्म के आधार पर। और उसके लिए कुछ ऐसा एक्ट लेकर के आए कि वो एक्ट इनको बांटने का काम करे। तो सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि 1857 का जो एक्ट था, एक्ट क्या था, 1857 की जो क्रांति थी, उसमें अंग्रेजों के सामने एक चीज बहुत अच्छे से आ गई थी कि 1857 की क्रांति के अंदर भारतीय हिंदू, जो भारत में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिला करके लड़े थे। आप 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो आप उसमें देख लीजिएगा, हिंदू मुस्लिम सब बराबर जो है कंधे से कंधा मिला के लड़े थे उसमें। यह चीज अंग्रेजों को बहुत अच्छे से बाद में एहसास हुई कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं, हमें कोई ना कोई एक ऐसा अवसर मिले कि हम इन्हें आपस में किसी तरह से बांटें। तो वो लगातार इस तरह कोई मौके की तलाश में थे। और यहां आकर के 1909 के अंदर, और आप जानते हैं कि 1907 के अंदर सूरत अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का, तो उसमें क्या हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। मैंने पहले भी कहीं चर्चा की होगी इस बारे में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का जब विभाजन हो जाता है, गर्म दल और नरम दल में विभाजन हो गया। बाल गंगाधर तिलक जैसे इतने महान नेता थे, उनको जेल भेज दिया गया। कांग्रेस एक प्रकार से नाम मात्र की रह गई। तो उस समय इनको मौका मिला कि अब हमारा कोई विरोध विरोध करने वाला नहीं है, कोई इक्का दुक्का करेगा तो कर करा के रह जाएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नेता जेल में है और स्पेस है, खाली है। हाँ, ये मौका है हमें इस एक्ट को पारित करने का। तो इनको मौका मिल गया और 1909 के अंदर इन्होंने ये एक्ट पारित कर दिया। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ा करके अब 60 कर दी गई। तो विधान परिषद के अंदर जो अतिरिक्त सदस्य हैं उनकी संख्या अब 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी, 60 कर दी। प्रांतीय विधान परिषद की संख्या के अंदर भी वृद्धि की गई। लेकिन 1909 के एक्ट को जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना जाता है वो था ये, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर फूट डालो व राज करो की नीति अपनाई गई। देखिए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र या पृथक मताधिकार, इस लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब यह है कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनको मत भी कौन देगा? मुस्लिम ही देंगे। यह होता है प्रत्यक्ष से, जो प्रत्यक्ष से है निर्वाचन करना, कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। तो ये पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मुस्लिम उम्मीदवार जो होगा उसको वोट भी मुस्लिम ही देगा। तो ये इनकी कोशिश थी यहाँ पे कि फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना। और आगे आप देखेंगे कि जैसे 1919 का एक्ट आएगा तो उसके अंदर जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, एंग्लो इंडियन है, उन सबको भी जो है अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर कर दिया जाएगा। 1935 तक आते आते जो दलित हैं उनके लिए भी पृथक से निर्वाचन का इस तरह से कर दिया जाएगा। तो पूरी इनकी कोशिश ये रही कि कैसे भी करके जो लगातार हैं इनमें फूट डालने का प्रयास करते रहे। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को लिखा था। तो मार्ले कौन था? वायसराय था। इसने लिखा था कि हम नागदंत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। तो ये मुख्य रूप से ये लाने वाला था कौन, जिसका सारा था कि ये कर रहे हैं? ये मिंटो ने ही किया था। ये सब कुछ लेकर के आने वाला, ये प्लान इनको बताने वाला, सुझाने वाला, ये सब मिंटो के काम थे। तो इसने मार्ले को पत्र लिखा था, जो कि मार्ले कौन था उस वक्त? भारत सचिव, जो कि वहां बैठा था ब्रिटेन में, कि हम नागदंत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा। या कई जगह ये भी लिखा आता है कि हम जो फसल बो रहे हैं, जो हम बीज बो रहे हैं उसकी फसल निश्चित रूप से कैसी होगी? कड़वी होगी। इसके बाद में केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की शक्ति में वृद्धि करते हुए सदस्यों को बजट की विवेचना करना, लोकहित के विषयों पर चर्चा करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। पूरक को अनुपूरक भी लिखा जाता है।
देखिए पूरक प्रश्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए विधानमंडल या विधानसभा के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया किसी से, जो उससे संबंधित कोई मंत्री है, जो संबंधित कार्य करने वाला है, और उसने उसका जवाब दे दिया। अब उससे वापस जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उससे संबंधित, उसी को कहा जाता है पूरक प्रश्न या अनुपूरक प्रश्न। तो यहां उनको ये अधिकार दिया गया पूरक प्रश्न पूछने का, और कि बजट पर चर्चा भी कर सकते हो, विवेचना कर सकते हो, लोकहित के विषयों पर चर्चा कर सकते हो। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। मुख्य बात यह है कि यहाँ पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया जाता है। तो केंद्रीय विधान परिषद तो है ही है, और बाकी जो प्रांतों के अंदर अलग अलग जो विधान परिषदें थी, उन सबकी शक्तियों के अंदर ये वृद्धि की गई। नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम भारत परिषद और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। सर्वप्रथम जो भारत परिषद, अब ये कहां है? इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में। और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उनमें भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया पहली बार। तो जो इंग्लैंड स्थित भारत परिषद थी, वहां किसको नियुक्त किया गया था? दो भारतीय थे, केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इनको तो इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद में नियुक्त किया गया था, और भारत में जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें प्रथम भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। तो ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये विशेष तौर से आप इनको ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जो है वो जनक किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, जिसने ऊपर जो बोला था कि हम जो फसल नागदंत बो रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसकी फसल क्या होगी? कड़वी होगी, इसका फल क्या होगा? भीषण होगा। तो ये सब कुछ मिंटो का ही किया कराया था सारा। तो ये 1909 का एक्ट है, और इसमें दो चार चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। एक तो इस एक्ट को हम किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। कब आया था? 1909 के अंतर्गत। और क्या क्या चेंज? केंद्रीय विधान परिषद के अंदर सदस्यों की जो अतिरिक्त सदस्य 16 हो सकते थे, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई? 60 कर दी गई। और इसके अलावा और इसमें क्या क्या कर दिया गया? जो मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। और बाकी इसके अलावा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें हैं, तो वहां बजट की व्याख्या करने का, उसकी विवेचना करने का, लोकहित के विषयों पर चर्चा करना और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 1909 के एक्ट में भी बजट पर मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं है। बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं है, केवल अनुपूरक प्रश्न का और एक्स्ट्रा छूट दे दी गई, लेकिन मतदान करने का अधिकार अभी भी नहीं है। तो बस ये मेन मेन चीजें है, और ये जो भारतीयों को नियुक्त किया गया था, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव है, और चेम्सफोर्ड है वायसराय। तो पहला जो नाम है वो भारत सचिव का है, उसके बाद है वायसराय का। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जो है उस शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। देखिए उत्तरदायी शासन से मतलब यहां सर्वप्रथम, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन मतलब एक समझ लीजिए स्वशासन। क्या है ये स्वशासन? कि ब्रिटिश सरकार ने यह कहा था कि हम भारतीयों को कर्मिक रूप से, यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना चाहते हैं। यानी भारतीय जो है वो खुद स्वयं शासन कर सके, इस चीज के अंदर धीरे धीरे उनको हम पारंगत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे जो भारतीय है वो शासन करें। क्योंकि उसके रीजन देखिए, ये सब चीजें देने के कारण है जो ब्रिटेन सरकार है वो अपनी मर्जी से, या उसको बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए वो ये सब चीजें कर रही है, ऐसा नहीं है। अब आप जानते हैं कि 1919 का जो एक्ट पारित हो रहा है, तो 1915 से महात्मा गांधी है, उनकी भी भारतीय राजनीति के अंदर एंट्री हो चुकी है। और भी बहुत से महत्वपूर्ण लीडर हैं यहाँ पर। 1919 में तो जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो भी थे। 1920 में मृत्यु हुई थी बाल गंगाधर तिलक की। और भी बहुत सारे यहाँ पर नेता हैं, बहुत सारे वकील हैं, एक से बढ़कर एक, मोतीलाल नेहरू, बहुत सारे लोग हैं।
तो परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बन रही है कि पूरे विश्व के स्तर पर भी ये परिस्थितियां बन रही थी कि भारत के साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। जैसे यूएसए है, अमेरिका कंट्री है, रशिया है। तो ये रशिया को उसमें सोवियत संघ मान लीजिए आप। तो ये भारत का कहीं ना कहीं ये था कि जो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो एक इस तरह की चीज फैल रही थी। और ब्रिटेन जो है वो इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए लेकर के आता है कि देखिए हम खुद चाहते हैं कि यहाँ उत्तरदायी शासन यानी भारतीय स्वयं अपना शासन संभालें। तो इसलिए ये सर्वप्रथम इस उत्तरदायी शासन शब्द का, इस वर्ड का इन्होंने प्रयोग किया ताकि ये देखने में सबको अच्छा लगे। भारत सचिव का खर्च अब ब्रिटिश राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। जो भारत सचिव ब्रिटेन में बैठता था उसकी सैलरी, उसका खर्चा सारा कहां से देते थे? भारत से। लेकिन अब उसका खर्चा वगैरह जो है सारी उसको कहां से मिलेगा? ब्रिटिश राजस्व से। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। भारत परिषद के सदस्यों की संख्या अब न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 निश्चित कर दी गई। तो भारत परिषद जो इंग्लैंड में थी, तो वहां भी यह बदलाव होता है। न्यूनतम संख्या 8 कर दी गई और अधिकतम 12 कर दी गई। यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। इतनी देर से हम विधान परिषद वो एक ही पढ़ रहे थे, लेकिन अब उसके स्थान पर कितने सदन हो गए? 2 सदन हो गए। केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर अब राज्य परिषद, जिसको आप उच्च सदन कहते हो, और विधानसभा, जिसको आप निम्न सदन कहते हो, कर दिया गया। यानी उच्च सदन से मतलब आप आज समझ लीजिए राज्यसभा, और विधानसभा से मतलब आप समझ लीजिए लोकसभा। आज का अगर आपको समझाया जाए तो उस प्रकार से। तो केंद्रीय विधान परिषद के स्थान पर अब क्या कर दिया गया? राज्य परिषद, जिसको उच्च सदन कहते हैं, और विधानसभा, जिसको निम्न सदन कहते हैं। तो इन दो के अंदर विभाजन कर दिया गया। राज्यसभा जो है, राज्य परिषद, इसमें सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 60। 34 इसमें निर्वाचित होते थे और शेष जो है वो नामांकित होते थे। मतलब अलग से नामांकित करके उनको अपॉइंट किया जाता था। 34 का निर्वाचन होता था। तो ये कौन सा था? उच्च सदन। इसका कार्यकाल है 5 वर्ष। विधानसभा जो है, इसमें सदस्य संख्या हो गई 145। 104 निर्वाचित होंगे और बाकी शेष जो है नामांकित होंगे। और कार्यकाल इसका कितना कर दिया गया? 3 वर्ष कर दिया गया। तो ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। राज्य परिषद में और विधानसभा में सदस्य संख्या 60, यहाँ 145, निर्वाचित 34, इधर 104, शेष नामांकित, और बाकी कार्यकाल इसका 5 वर्ष और इसका 3 वर्ष। और इसके बाद में क्या है कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार इनको दिया गया। किसको? विधानसभा को। बाकी जो शक्तियां हैं वो इनकी सेम है, दोनों की, राज्य परिषद की और विधानसभा की। लेकिन बजट वाला जो है उस पर शक्ति पूरी तरह से किसके पास में? विधानसभा के पास। तो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का जो अधिकार है वो सिर्फ विधानसभा को दिया गया और बाकी शक्तियां इनकी समान रही। नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रांतों के अंदर द्वैध शासन लागू किया गया। यह पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीज आप ध्यान रखिएगा। द्वैध शासन का मतलब होता है दो तरह से शासन। अब वो कैसे है वो अभी आपको इसमें आगे बताऊंगा मैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। जैसे जो प्रांत है अलग अलग, जैसे पंजाब प्रांत हो गया, जैसे वो ये असम प्रांत हो गया, बंगाल है, मद्रास है, बंबई है, जैसे अलग अलग प्रांत हैं। तो उन प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? 1919 के एक्ट द्वारा। और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र के अंदर द्वैध शासन लाया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1935 के एक्ट के माध्यम से। इस प्रश्न को हजार बार आज तक पूछा गया होगा और आगे भी पूछा जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू गया? 1919 का एक्ट। केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया और प्रांतों में जो है वो समाप्त कर दिया गया?
क्योंकि प्रांतों में ये सक्सेस हुआ नहीं इतना। तो वो था 1935 का एक्ट। तो अब देखिएगा, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का बंटवारा किया गया। यानी जैसे अब एक बार इस जो द्वैत शासन वाले को अलग पॉइंट है, ये यहां से एक थोड़ा सा ये एक अलग पॉइंट है कि जो विषय थे उनको केंद्रीय और प्रांतीय में बांटा गया। यानी जो केंद्र है वो पर्टिकुलर इन विषयों पे कानून बना सकता है, और प्रांत जो है वो पर्टिकुलर इन विषयों पे कानून बना सकता है। और जो प्रांतीय विषय थे जिन पर प्रांत एक्ट कानून बना सकता था, उनको पुनः दो भागों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय विषयों को भी पुनः दो वर्गों में विभाजित किया गया। इसी को ही हम कहते हैं द्वैत शासन। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो क्या थे दो विषय, कौन कौन से थे? एक तो थे हस्तांतरित और दूसरे थे आरक्षित। हस्तांतरित जो विषय हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये चिकित्सा है, उद्योग है, तो इन सबको हम क्या कहते हैं? हस्तांतरित विषय कहते हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चीजें हस्तांतरित में आ गई। और आरक्षित को आप रक्षित भी कह सकते हो। तो इसके अंदर राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, यानी आप देख लीजिए पूरा शासन प्रशासन और रेवेन्यू का जो सबसे अति महत्वपूर्ण विषय है, वो गवर्नर जनरल ने बिल्कुल अपने पास रखे। ये देखिएगा, इसका प्रशासन गवर्नर जनरल जो आरक्षित विषय थे और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाता था, जो उसकी स्वयं की कार्यकारिणी परिषद थी उसके द्वारा। मतलब जो प्रांत है उसके अंदर का भी जो रेवेन्यू, न्याय, वित्त, पुलिस, इन सब का प्रशासन किसके पास में रहेगा? गवर्नर जनरल के पास और उसकी कार्यकारिणी परिषद। और गवर्नर जनरल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी था? भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ना कि भारतीय विधानमंडल के प्रति। तो गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत सचिव के माध्यम से। भारत सचिव कहां बैठता था? ब्रिटेन में। ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, ना कि भारतीय विधानमंडल के प्रति। इसकी कोई जवाबदेहिता नहीं थी यहां पे। जबकि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग जैसे मुद्दे थे, इनका प्रशासन गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सहायता से करता था। और भारतीय मंत्री जो हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी थे? जो विधान परिषद थी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे। तो ये दो चीजें हो गई इसमें आपके सामने। क्या क्या? दो विषय थे। एक विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका प्रशासन यानी प्रांतों का प्रशासन एक तरह से आप देखेंगे तो वो गवर्नर जनरल के हाथ में ही है। तो गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद। और दूसरा जो हस्तांतरित विषय है इसमें भी यही गवर्नर जनरल है, लेकिन यहां ये भारतीय मंत्रियों की सहायता से इनका प्रशासन करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग, इस तरह के जो मुद्दे हैं। और भारतीय मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी थे? विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो इस तरह से ये दो तरह से शासन हो गया। एक पॉइंट और ध्यान में रख लीजिएगा, द्वैध शासन का जन्मदाता जो है वो कौन माना जाता है? लायोनील कार्टिस। ये व्यक्ति माना जाता है द्वैध शासन का जन्मदाता, कि इस तरह से ये दो शासन हो सकते हैं। लायोनील कार्टिस। इसकी एक पुस्तक थी डायर की, तो इसके अंदर यह उल्लेख करता है इस द्वैध शासन का। इस अधिनियम से गवर्नर की कार्यकारिणी दो भागों में बंट गई थी। कैसे? एक तो गवर्नर और उसकी परिषद होगी, और दूसरी गवर्नर और भारतीय मंत्री हो गए। तो अब इस तरह का शासन आप देखिए कि आप खुद सोच करके देखिए कि इस तरह का शासन कैसे चल सकता है, जहां किसी प्रांत से संबंधित। अब जैसे मान लीजिए आज आप ऐसे सोच के देखिए कि आज जो भारत की केंद्र सरकार है और भारत में अलग अलग राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, पंजाब, यूपी, हरियाणा, बिहार, इतने राज्य हैं। अब आज केंद्र सरकार ये कह दे कि राजस्थान के अंदर जो राजस्व, वित्त, पुलिस और इसके अलावा जो भी है वो सारे के सारे राजस्व, वित्त, पुलिस, इस तरह के जो मुद्दे हैं, न्याय वगैरह, जो इस तरह के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, उन पर तो केंद्र सरकार कह दे
कि वो सब तो हमारे हाथ में, इनका प्रशासन तो हम करेंगे। यानी राजस्थान की पुलिस कैसे काम करेगी, यहाँ की न्यायपालिका कैसे काम करेगी, यहाँ जो रेवेन्यू है, राजस्व, वो किस तरह से जो है वो उसको लिया जाएगा, वो सब चीजें केंद्र के हाथ में हो। और केवल शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, इस तरह के मुद्दे अगर राजस्थान सरकार को दे दें तो कितना जबरदस्त टकराव होगा केंद्र और राज्य में। आपने देखा ही होगा लाइव कि दिल्ली के अंदर आप पार्टी थी, तो अभी भी आप पार्टी है, तो वहां आप पार्टी के द्वारा बार बार यह आरोप लगाया जाता है कि केंद्र जो है वो हमसे हमारी शक्तियां छीन रहा है, पुलिस हमारे हाथ में नहीं है। भले ही मैं मुख्यमंत्री हूं, हालांकि दिल्ली तो जो केंद्र शासित प्रदेश में आता है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं कि कितना विवाद आपस में होता था कि पुलिस प्रशासन जो है वो हमारे अधिकार में नहीं है। उस चीज को लेकर के इतना विवाद रहता था। तो फिर बाकी जब इतने महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं, रेवेन्यू हो गया, न्याय हो गया, पुलिस हो गया, तो ये सब चीजें जब अधिकार में नहीं रहेगी तो लगातार समस्या तो चलेगी। तो ये चीजें, और यही कारण है कि 1935 के अंदर फिर प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था, क्योंकि ये चीज सक्सेस नहीं हुई। इसके बाद में है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो ये चीज आपने देख ली, गवर्नर और उसकी परिषद होगी, और गवर्नर और भारतीय मंत्री। तो इस तरह से दो तरह से शासन किया जाने लग गया प्रांतों में। इसी को हम कहते हैं द्वैत शासन। तो एक शासन गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा, और दूसरे में वही गवर्नर और उसके भारतीय मंत्री, गवर्नर से मतलब गवर्नर जनरल। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। अब यहां पर जो सिलेक्ट होंगे, जो निर्वाचन की प्रणाली है, वो जो है आम जनता के द्वारा चुनाव किया जाएगा सदस्यों का। तो ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। महिलाओं को मताधिकार दिया गया किस एक्ट के माध्यम से? 1919 के माध्यम से। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए भी प्रत्यक्ष से निर्वाचन कर दिया गया। तो 1909 के अंदर केवल किसके लिए किया गया था? मुस्लिमों के लिए। 1919 में इन सब के लिए भी कर दिया गया। देखिए, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? एंग्लो इंडियन क्या होते हैं? जिनके भारत में रहने वाले वो व्यक्ति जिनके पिता या उनके पिता के पिता या उनका कोई पूर्वज जो है वो यूरोपियन हो, पितृपक्ष की तरफ से, और माता जो है वो उसकी भारतीय हो। क्योंकि अंग्रेज जब भारत यहाँ आते थे तो यहाँ पर रहते थे, तो यहाँ के महिलाओं से इन्होंने क्या किए? विवाह भी किए, शादी भी की, तो उनसे बच्चे हुए। वो बच्चे क्या कहलाते हैं? एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। तो हालांकि उनके लिए लोकसभा के अंदर जब भारत आजाद होता है तो उसके बाद में एंग्लो इंडियन के लिए भी दो एंग्लो इंडियन का यह प्रस्ताव रखा गया था कि दो एंग्लो इंडियन को अलग से अपॉइंट किया जा सकता है लोकसभा में। और अगर कोई राज्य के अंदर गवर्नर को अगर लगता है कि हाँ, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नहीं है, तो एक एंग्लो इंडियन को वो विधानसभा के अंदर रख सकता है, अलग से नियुक्त कर सकता है। लेकिन अब जो है ये दोनों ही चीजें समाप्त कर दी गई है। आप ध्यान रखिएगा, सरकार के द्वारा एंग्लो इंडियन को अब अपॉइंट करने का कोई प्रावधान नहीं है। संविधान के अंदर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अब एंग्लो इंडियन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पहले था कि लोकसभा में दो सीट, दो जनों को रख सकते थे, और राज्य के अंदर अगर गवर्नर चाहे तो एक को रखा जा सकता था, एक एंग्लो इंडियन को। लेकिन अब वो भी समाप्त कर दिया गया है। खैर, आपको यह बता दिया कि एंग्लो इंडियन होता क्या है, और यूरोपियन, सिख, ईसाई, इन सब के लिए भी। यानी इनका मतलब क्या हो गया कि जैसे कोई सिख उम्मीदवार अगर चुनाव में खड़ा होता है तो इसको वोट भी केवल सिख ही दे पाएंगे, कोई दूसरा वोट नहीं दे पाएगा। एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। 1923 में गठित ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1926 में सर रोस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। तो एक फैक्ट है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। 1923 में गठित जो ली आयोग है, इसकी सिफारिश के आधार पर 1926 में सर रोस बार्कर की अध्यक्षता में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो जैसे भारत का भी वर्तमान में हमारा भारतीय संविधान जो है
उसमें आर्टिकल 148 क्या है? भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। तो वैसे भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। तो ये 1919 का एक्ट था और इसमें जितने महत्वपूर्ण प्रावधान आ सकते हैं वो सब मैंने आपको इसमें बताए हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपके एग्जाम के अंदर इसमें से आ जाएगा क्वेश्चन। तो 1935 वाला जो एक्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो उसका नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरा 1935 वाला ही हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कौन कौन से एक्ट पूरे किए? 1861 का जो एक्ट है वो पूरा किया, 1892 का, उसके बाद 1909 का और उसके बाद 1919 का। तो ये वैसे सारे महत्वपूर्ण है, लेकिन 1909 और जो 19 वाला है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 1919 वाला क्या क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की जो शब्द है, इस वर्ड का पहली बार प्रयोग किया गया। भारत सचिव का खर्च ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। भारत परिषद के सदस्यों वाला है, ये पॉइंट भी हो गया। 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक तो ये वाला है, अब द्विसदनात्मक विधायिका कर दी, राज्य परिषद और विधानसभा। तो राज्य परिषद के 60 सदस्य, इसमें 145 सदस्य। बाकी इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इसकी वो है प्रांतों में द्वैत शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो प्रांतीय विषय थे उनको भी दो भागों में विभाजित किया गया था, हस्तांतरित और आरक्षित। और आरक्षित विषय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस। इसका प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा किया जाता था। जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, उद्योग इनका गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्रियों की सहायता से। तो दो तरह के प्रशासन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। एक आदमी इनमें कॉमन है और वो है गवर्नर जनरल। तो आप देखिए कि इनडायरेक्टली अभी भी शक्ति किसके पास में रखी जा रही है? गवर्नर जनरल के पास में। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीयों को यूं लगना चाहिए कि हम इनको कुछ दे रहे हैं और कुछ दे करके भी हम इनको हकीकत में कुछ नहीं देंगे। ये मेन पॉलिसी जो है अंग्रेजों की यही रही है कि एक हाथ से लगता है कि बहुत कुछ दे रहे हैं, तो दूसरे हाथ से जब बहुत अच्छे से देखें तो पता पड़ेगा कि ये दे कुछ नहीं रहे हैं, केवल जो है मूर्खी बना रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं द्वैत शासन। और 1935 के एक्ट में प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो जाएगा। तो जो द्वैत शासन हम प्रांतों में देख रहे हैं वो 1935 के एक्ट में हम कहां देखेंगे? केंद्र में। बाकी ये प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाएगी, महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये सांप्रदायिक निर्वाचन का क्षेत्र बढ़ा दिया गया, कई और लोगों को शामिल कर लिया गया, लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। तो ये वीडियो आपका कंप्लीट होता है और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें 1935 का एक्ट हम पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।